हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो आज का लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक लिए गए हैं वो सभी आगे के टॉपिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग ये वीडियो जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसमें पहला टॉपिक लिया गया है वैद्युत सेल। पहला टॉपिक यहाँ पर है वैद्युत सेल, या फिर इससे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल तो इसका यूज लगभग सभी लोगों ने किया होगा, क्योंकि इसके द्वारा ही किसी भी वैद्युत परिपथ में जो है धारा प्रवाहित होती है। यानी कि अगर आप साधारण भाषा में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि वैद्युत सेल जो है वह युक्ति होती है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यानी कि वैद्युत सेल के द्वारा ही जो है वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, आप इसमें बताएंगे कि वैद्युत सेल जो है वह युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके ही जो है आवेश या फिर आप बोल सकते हैं विद्युत धारा को जो है परिपथ में निरंतर बनाए रखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप इसमें परिभाषा लिखेंगे वैद्युत सेल वह युक्ति है, याद रखिएगा, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वैद्युत सेल के बारे में बता सकते हैं। यानी कि वैद्युत सेल के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसके बाद किसी भी परिपथ में जो है आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर शब्द यूज हुआ है आवेश, इस आवेश की जगह पर आप वैद्युत धारा भी प्रयोग कर सकते हैं। वैद्युत धारा, ध्यान दीजिए, अगर आप वैद्युत धारा का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से बताएंगे, आप इसमें बताएंगे कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में वैद्युत धारा, याद रखिएगा, किसी परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यानी कि आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आवेश के प्रवाह, या फिर आप बोल सकते हैं वैद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर जो है बनाए रखती है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए वैद्युत सेल के प्रकार, यानी कि वैद्युत सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत सेल के प्रकार, यानी कि आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। यानी कि सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल। अगर साधारण भाषा में आप बताना चाहें तो वे सेल जिनको आप चार्ज नहीं कर सकते हो, यानी कि एक बार यूज होने के बाद उन्हें आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल, जिन्हें दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, वे सेल जिन्हें दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, या फिर आप बता सकते हैं कि वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें बोला जाता है प्राथमिक सेल। जैसे कि आप बता सकते हैं शुष्क सेल, या फिर आप बता सकते हैं डेनियल सेल, इसके अलावा लेक्लांश सेल। इसके अलावा जो द्वितीयक सेल होते हैं इन्हें आप बार बार जो है चार्ज कर सकते हैं, यानी कि एक बार यूज होने के बाद
जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो उसे आप दोबारा आवेशित करिए और उसका यूज फिर से करिए। यानी कि वे शेल जिन्हें आप बार बार आवेशित कर सकते हैं, यानी कि बार बार जो है चार्ज कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है द्वितीयक शेल यानी कि सेकेंडरी सेल। इसमें होता क्या है, इसमें वैद्युत ऊर्जा को जो है पहले रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। याद रखिएगा, वैद्युत ऊर्जा को जो है पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उसे संचित किया जाता है, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर फिर से रासायनिक ऊर्जा को जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल या फिर आप बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल। जैसे कि आप बता सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल या फिर सीसा संचायक सेल। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल। आपको साधारण भाषा में बस इतना याद रखना है, जिन्हें आप चार्ज नहीं कर सकते यानी कि जिन्हें आप आवेशित नहीं कर सकते उन्हें बोला जाता है प्राथमिक, और जिन्हें आप बार बार आवेशित कर सकते हैं उन्हें बोला जाता है द्वितीयक। तो अब ध्यान दीजिए, पहला प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल या फिर आप बोल सकते हैं प्राइमरी सेल। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें बता सकते हैं इनको जो है पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आप बता सकते हैं इसमें, जैसे लेक्लांशे सेल, इसके अलावा डेनियल सेल और शुष्क सेल आदि। यानी कि वे सेल जो सीधे जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दें, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप साधारण भाषा में केवल इतना ही लिख देना आपको कि वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं, जैसे कि लेक्लांशे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा, यानी कि द्वितीयक सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो इसमें आप लिख सकते हैं वे सेल जिन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है, बार बार आवेशित यानी कि बार बार जो है उन्हें चार्ज किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। ऐसे सेलों को द्वितीयक सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे आप इसमें बता सकते हैं सीसा संचायक सेल, याद रखिएगा, जैसे सीसा संचायक सेल। और इसके अलावा आप बता सकते हैं क्षारीय संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल आदि। तो इस प्रकार से जो है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेलों की पहचान कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें चार्ज यानी कि जिन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता है वो प्राथमिक, और जिन्हें आवेशित किया जा सकता है बार बार उन्हें बोलते हैं द्वितीयक सेल।
अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शेल का विद्युत वाहक बल। शेल का विद्युत वाहक बल, वाहक बल, इससे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं EMF ऑफ अ सेल। ध्यान दीजिए, EMF इसका मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। इससे संबंधित जो है 3 टॉपिक हैं आपके, तो आप इस टॉपिक को जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले इसके लिए आप इसका सूत्र ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक बल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं E से। याद रखिए, विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल E से। इसका सूत्र होता है E बराबर W/Q। तो ये यहाँ पर जो है विद्युत वाहक बल का सूत्र लिखा गया है। W यहाँ पर आप सेल द्वारा दी गई ऊर्जा बोल सकते हैं या फिर सेल द्वारा किया गया कार्य बोल सकते हैं। Q यहाँ पर आवेश है, E यहाँ पर जो है विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पर जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है, याद रखिएगा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या फिर किया गया जो भी कार्य है वो संपूर्ण परिपथ में होगा, यानी कि जो भी परिपथ है वहाँ पर सेल सहित जो है पूरे परिपथ में जो भी ऊर्जा होगी उसके लिए यहाँ पर ये यूज किया गया है। तो इसके लिए पहले आप इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए। आप इसमें परिभाषा लिखेंगे कि एक कूलाम आवेश, यानी कि जो आवेश है उससे आप 1 मान लीजिए पहले से ही। एक कूलाम आवेश बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं एकांक आवेश। याद रखिएगा, एक कूलाम आवेश भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं एकांक आवेश। एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में, संपूर्ण परिपथ यहां पर आप चाहे तो ये भी बता सकते हैं सेल सहित, तो संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, को शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इसे जो है कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, तो अब यहीं पर आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये यूज हुआ है संपूर्ण परिपथ में, जिसमें शेल सहित भी लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा दी जा रही है ये संपूर्ण परिपथ में जो है आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी गई है उसे ही हम लोग बोलते हैं शेल का विद्युत वाहक बल। बस आपको यही मुख्य पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर संपूर्ण परिपथ में, यहाँ पर जो परिपथ यूज हुआ है वो पूरा परिपथ यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि एकांक आवेश। आप चाहे तो इसकी जगह पे एक कूलाम आवेश का प्रयोग भी कर सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए शेल द्वारा दी गई ऊर्जा को शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा के लिए हम लोग मात्रक यूज करते हैं जूल, बटे में दिया गया है आवेश, और आवेश के लिए मात्रक यूज करते हैं कूलाम, यानी कि ये आ जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम ये यहाँ पर जो है विद्युत वाहक बल का मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा भी इसका एक मात्रक होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं वोल्ट, यानी कि जूल प्रति कूलाम जो है किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। अब इसी से संबंधित दूसरा टॉपिक है आपका टर्मिनल विभवांतर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल विभवांतर, इससे भी आप सेम इसी प्रकार से परिभाषित करेंगे।
अब पहले इसका आप सूत्र ध्यान दीजिए। इसका जो सूत्र होता है V बराबर W बट्टे Q। यहाँ पर ध्यान दीजिए, V टर्मिनल विभवांतर है, यानी कि टर्मिनल विभवांतर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं V से। बाकी सेम ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी W अपान Q था, यहाँ पर भी W अपान Q था, लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा दी गई थी वो संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा दी जाएगी वो केवल बाह्य परिपथ के लिए, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे W बाह्य, यानी कि जो भी ऊर्जा दी जाएगी वो बाह्य परिपथ में देनी है आपको। तो यहाँ पर आप जब इसे परिभाषित करेंगे तो आप बताएंगे कि एकांक आवेश को जहाँ पर उसमें प्रयोग किया गया था संपूर्ण परिपथ, वहाँ पर अब आपको प्रयोग करना है बाह्य परिपथ। बाकी सेम उसी प्रकार से आप इसे भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई समस्या याद करने में नहीं होगी। एक परिभाषा याद करनी है, उसी की सहायता से अन्य परिभाषाएं भी याद कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से आपको लिखना है। आप इसमें सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर एकांक आवेश को, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया था संपूर्ण परिपथ में, आपको यहाँ पर बताना है बाह्य परिपथ में। बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेम उसी प्रकार से इसे भी परिभाषित किया गया है, केवल यहाँ पर संपूर्ण परिपथ में था और यहाँ पर यूज हुआ है बाह्य परिपथ में। आप चाहे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी बता सकते हैं कि सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या फिर आप बता सकते हैं कि सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में। याद रखिएगा, आप लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं कि एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे जो है V से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा V बराबर W बाह्य बट्टे Q। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी ऊर्जा और बट्टे में आवेश है, यानी कि इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। यानी कि अगर मात्रक लिखना चाहे तो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर को भी परिभाषित कर सकते हैं। बाद नेक्स्ट टॉपिक है विभव पतन। विभव पतन, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। विभव पतन ये भी सेम इसी प्रकार से है जैसे अभी आपको टर्मिनल विभवांतर बताया गया है। तो इसके लिए भी ध्यान दीजिए, इससे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि विभव पतन को जो है प्रदर्शित किया जा रहा है V डैश से। विभव पतन हो जाएगा V डैश। इसका भी सूत्र सेम उसी प्रकार से W बटे Q, जैसे भी इसका बताया गया, लेकिन यहाँ पर बाह्य परिपथ था। अब यहाँ पर जो परिपथ यूज होगा वो आंतरिक होगा, यानी कि सेम इसे भी उसी प्रकार से परिभाषित करना है। केवल जहाँ पर बाह्य परिपथ यूज हुआ है उसकी जगह पर आपको आंतरिक परिपथ का यूज करना है। तो अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसे परिभाषित करेंगे। सेम इसी प्रकार से लिखना है। आप इसमें बताएंगे एकांक आवेश को अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बाह्य परिपथ यूज हुआ था, आपको यहाँ पर लिखना है आंतरिक परिपथ। आंतरिक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विभव पतन कहते हैं। विभव पतन
कहते हैं। इसे V डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप विभव पतन को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको विद्युत वाहक बल की परिभाषा याद करनी है। विद्युत वाहक बल में हम लोग संपूर्ण परिपथ का यूज करते हैं, टर्मिनल विभवांतर में बाह्य परिपथ का यूज हुआ है और विभव पतन में आंतरिक परिपथ का यूज हुआ है। यानी कि एकांक आवेश को जो है आंतरिक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए शेल द्वारा दी गई ऊर्जा को जो है शेल का विभव पतन कहते हैं। इसका भी सूत्र सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर भी कार्य बटे आवेश या फिर बोल सकते हैं ऊर्जा बटे आवेश। तो इसका मात्रक जब प्रयोग करेंगे आप तो जूल प्रति कूलाम या फिर आप बोल सकते हैं वोल्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इन तीनों को परिभाषित कर सकते हैं। तो अब इन तीनों में जो संबंध है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।